औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मेरे इस सेशन का आज का ये पहला लेक्चर है रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे टॉपिक या सब्जेक्ट का जो टाइटल है दैट इज इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Before moving further, in the first slide, I'll let you know what I will try to cover in today's session. First of all, we'd like to know what is management accounting theoretically, and then I'll try to let you know that what is the understanding with respect to management accounting. Then we'll try to understand the management levels and different types of decisions taken at different levels. After that, we'll move towards understanding the qualities of a good information and centers, different centers, the concept of centers in the management accounting. And in the last portion of today's session, we'll try to understand, or rather, we'll try to differentiate between management accounting and financial accounting. So let's start. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करते हैं टू द मैनेजमेंट और ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस ले सकें। अब ये एक बड़ा एक वर्ड है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं, इसके अंग्रेजी हम पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। जब कॉन्सेप्ट किसी चीज का पता होता है और हमारी मदर टंग में पता हो तो देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। और ये जो डेफिनेशन है आपके सामने, इसके अलावा और भी बहुत सी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। ये इसमें बेसिकली आपको थीम समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। तो डिसीजंस की बात हो रही थी, मेक और बाय डिसीजन। हाँ भाई, हमने फला चीज खरीदनी है या फला चीज को बिजनेस के अंदर खुद प्रोड्यूस करना है, खुद मैन्युफैक्चर करना है, या फला एक सर्विस है, वेदर इट इज टू बी हायर्ड और आउटसोर्स्ड और इट इज टू बी इंटरनली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम बंदे हायर कर लेते हैं और वो सर्विस जो है वो हम आउटसोर्स नहीं करते, यहीं पे हम जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, दिस इज अनदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। वो बहुत से डिसीजन हो सकते हैं, बाय और रिप्लेस और कंटिन्यू अ प्रोडक्ट, या एक एसेट को हमने रिप्लेस करना है या इसी का यूज को कंटिन्यू करना है। तो ये जिस तरह हम आगे जाएंगे देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के मैंने दो चार एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए। तो क्या हुआ जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी को डिफरेंट किस्म की डिसीजन मेकिंग टूल्स फाइनेंशियल टर्म्स में प्रोवाइड करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विद द मोटिव टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स और ओनर्स वर्थ। देखिए, कोई भी बिजनेस है वो नफे के लिए होता है, नुकसान के लिए नहीं किया जाता। कारोबार जो है वो कभी भी नुकसान के मोटिव से नहीं किया जाता। और अब नुकसान, कारोबार जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाते हैं तो उस प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपनी सेल्स प्राइस को बढ़ाएं, दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें।
देखिए सर, इस तरह है कि व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज द प्राइसेस। मार्केट में एक चीज, अगर आप ही के लेवल की चीज, जो प्रोडक्ट आप या सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं या प्रोडक्ट सप्लाई करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर वो एक खास प्राइस से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज में मिल रही है, तो अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसे 1200 रुपए में जो है वो मार्केट में जो है वो सेल आउट करें। नहीं हो सकता। अगर आपने सेम कॉम्पिटिटिव क्वालिटी मेंटेन रखनी है, कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स जो है वो आप दैट प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसको मेंटेन भी रखें, डेफिनेटली अगर उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो और ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपने कंपटीशन लेवल पे जब बात होती है, प्राइस तो अब आपको कॉम्पिटिटिवली डिटरमिन हो जाती है कि भाई मार्केट में 1100 या 1200 या 1000 रुपए की चीज बिक रही है, तो अब आप उसको 200 100 रुपए फालतू तो नहीं बेच सकते। क्यों? कि भाई वही चीज जो है वो मार्केट में जब आपका कंपटीटर जो है वो लेसर प्राइस पे देगा तो आपकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगी, आपकी सर्विस जो है वो सेल ही नहीं होगी। तो अब क्या करना है? नो, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी यू हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। अपनी लागत को, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। नो, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट? अपनी लागत को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए? द आंसर इज मैनेजमेंट अकाउंट। तो आई होप इट्स क्लियर। मैंने बड़ी सादा जुबान में आपको समझाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या चीज है। अब आगे चलते हैं जी। बात हो रही थी डिसीजन मेकिंग की, कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने होते हैं। अब डिसीजंस जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। मैनेजमेंट को अगर हम लेवल्स में, आप लोगों ने अगर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा हो या मैनेजमेंट को जानते हो या किसी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया हो गया होगा इस चीज का कि मैनेजमेंट के लेवल्स को 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिस्टिंग्विश किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको हम स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट भी बोल देते होते हैं, और मिडिल लेवल को मैनेजमेंट लेवल और टेक्निकल लेवल, एंड देन लोअर लेवल जो होता है वो ऑपरेशनल लेवल होता है। और ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है या टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन करते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के विजन को ज़हन में रखते हैं। 5 साल प्लानिंग होती है इनकी, साल बाद के लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। ये महीनों में या डे टू डे अफेयर्स में जो है ये इनकी इंटरएक्शन कम होता है या इंटरवेंशन कम होती है, हम ये कहें तो बेहतर होगा, अप्रोप्रिएट होगा। कैसे? देखें, अगर आप डे टू डे अफेयर्स में इंटरप्ट करना शुरू हो जाएं तो देन आप जो है वो विजनरी नहीं रहते। फिर आप ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी चीजें जो है वो आपकी जो लॉन्ग टर्म एक सोचने की या प्लानिंग की जो मतलब जो सलाहियत है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं इनको बड़ी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। खैर, अब क्या जी, बजट्स वगैरह होते हैं, ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट टॉप लेवल की कि भाईजान अगले साल का बजट जो है, अगले 5 साल का ये बजट है, फला हेड में फला चीज खर्च करनी है, फला हेड में फला चीज खर्च करनी है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ये डिफरेंट लेवल्स आप पढ़ेंगे तो इसके आगे यूजेस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। मंथली लेवल पे प्लानिंग एंड कंट्रोल होती है जी, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। इन्होंने मंथली रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। ये बेसिकली उन्हीं बजट्स को मद्देनजर रखते हुए ये कंट्रोल और प्लान ये दोनों काम कर रहे होते हैं। भाई हमने मैनेजमेंट के जो विजन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो विजन है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनके प्लान्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और बजटरी कंट्रोल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स कैसे करने हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है ये बड़ी क्रूशियल होती है किसी जगह पे। एग्जैक्टली इसी तरह ही जिस तरह आप एक बोलते हैं ना कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं दे आर ऑफ utmost importance. Exactly over here middle level management is of utmost importance. Why? क्यों? Because of the reason they play the role of a bridge in between the top level and lower level management. इन्होंने टॉप लेवल से प्लान्स लेने होते हैं
और लो लेवल्स पे उनको कम्युनिकेट करके उनसे कंट्रोलिंग करवानी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, इनका रोल प्लानिंग का भी होता है, इनका रोल कंट्रोल का भी होता है। ऑपरेशनल लेवल पे डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन होती है जी, भाई ये काम करना है, ऐसे करना है। वीकली बेसिस पे ये जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बस इनका शॉर्ट टर्म किस्म के जो है वो एक्टिविटीज होती हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको मज़ीद ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये जो डिसीजंस होते हैं, डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन की बात अगर करें, शायद नेक्स्ट स्लाइड में आ भी जाए, तो आपकी जो डाटा है, रॉ डाटा, इसको हम जब इंफॉर्मेशन में या यूजफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करें तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी 6 खूबियां जो हैं वो यहाँ पर बयान करने की कोशिश की गई है, वो ज़रूरी हैं। एक तो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। अब रेलेवेंस को जरा इसका थर्ड आइटम रिलायबिलिटी के साथ मैं हमेशा जो है ये कंपेयर करता हूँ, या यूं कहें इट इज मतलब जिस तरह एक बोलते हैं ना कि मीज़ान है, बैलेंस है। इसको यूं कहें कि एक तराजू है तो तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक साइड पे आप रिलायबिलिटी रखेंगे तो दूसरी साइड पे उसको रेलेवेंस रखेंगे। मैं इसको लिंक कर रहा हूँ बेसिकली टाइमलीनेस के साथ। तो टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये दरमियान में यूं कहें कि वो जो आपकी दस्ती होती है ना तराजू की, दैट इज टाइमलीनेस। अब टाइम इंफॉर्मेशन उतनी रेलेवेंट होती है जितनी वो फ्यूचरिस्टिक हो, और इंफॉर्मेशन उतनी रिलायबिलिटी होती है जितनी पास्ट के साथ लिंक्ड हो। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप स्टूडेंट्स ऐसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल के, अब आपको मैं ये कहूँ आपका पास्ट क्या है, तो आप कहेंगे जी हमने ग्रेजुएशन में इससे पहले इंटरमीडिएट किया, उससे पहले हमने मैट्रिक किया, और डेफिनेटली उससे पहले हमने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। तो दिस इज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि आप लोगों ने मैट्रिक नहीं किया। मैं आपसे पूछूंगा भाई आप किस क्लास में पढ़ते हो, जी मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं बैफ का स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। ओके जी आपने मैट्रिक किया, तो कहेंगे यार ये पागल है जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपने मैट्रिक किया। इट्स अंडरस्टूड कि मैंने मैट्रिक किया है। अगर मैं मैट्रिक ना किया होता तो आज मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ना होता। मैं ये पूछूं अगर कि आपने इंटरमीडिएट किया है, तो इसमें रिलायबिलिटी कंपैरेटिव एज कंपेयर टू मैट्रिक क्वेश्चन थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? माइट बी पॉसिबल आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और मैं ये कहूँ जी कि आपने इंटरमीडिएट किया है, तो आप कह सकते हैं जी मैं रिजल्ट वेटिंग पे हूँ और मैंने होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे एडमिशन ले लिया। तो अब इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हुई जिस तरह टाइम आगे आता गया। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने ग्रेजुएशन करना है, तो हाँ इंशाल्लाह करना है, दैट इज रेलेवेंट टू यू। यस, आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आप ये जो स्टडीज कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द ग्रेजुएशन डिग्री, तो दिस इज रेलेवेंट टू यू। लेकिन ये किधर चलेगी? फ्यूचर की तरफ चलेगी। इसी तरह भाई ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना है, हमने एमफिल पीएचडी करना है, तो अब ये इफ योर टारगेट इज टू डू एमफिल और पीएचडी, तो इट मींस इट इज वेरी मच रेलेवेंट टू यू। यस, अल्लाह करे मैं पीएचडी डॉक्टर बन जाऊं, बट इट इज नॉट रिलायबल, एक्यूरेट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी डॉक्टर बन जाएं। आई होप ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश की, सेम if it is applied to the same principle या same understanding is applied towards the financial information respect to management accounting, तो जितनी इंफॉर्मेशन पुरानी होगी उतनी रिलायबल होगी, और जितनी इंफॉर्मेशन फ्यूचरिस्टिक होगी उतनी रेलेवेंट होगी। तो इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी टाइमलीनेस को अगर इसमें लिंक किया जाए तो इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, यानी कि आप जिस चीज का डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे रेलेवेंस उसकी बनती हो, और इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। अब एक और चीज है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, में इसको बोलता होता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन आपने लेनी है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो।
आपने एक डिसीजन लेना है जी कि हमने 1 लाख रुपया जो है वो बचाना है कहीं पर, लेकिन उस 1 लाख रुपए के बचाने के डिसीजन के ऊपर आप जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के ऊपर खर्च कर दें, जो बंदा जो है वो उसको आपको रिपोर्ट तैयार करके दे, वो 1.5 लाख रुपया आपका लगा दे उसके ऊपर या तनख्वाह ले ले आपसे, तो भाई ये लें जी मेरी तनख्वाह तो 1.5 लाख हुई, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा प्लान बना के दिया है जिससे आप 1 लाख रुपया बचा सकते हैं। या ये कॉस्ट इफेक्टिव तो ना हुआ ना डिसीजन, या ये इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। वैल्यू फॉर मनी ऑलमोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ इसका लिंक होता है कि जो आप बेसिकली जो है वो डिसीजन लेने जा रहे हैं या जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे आपकी जो जितना खर्चा आ रहा है उससे आपको उसका बेनिफिट भी हो, आपका लगा हुआ पैसा जो है उसकी कोई वर्थ लगे आपको, या ये इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं दैट हैज़ अ वैल्यू फॉर मनी विच इज़ बीइंग स्पेंट अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिस्टेंट, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, पीरियड आफ्टर पीरियड कंपैरिजन होना चाहिए। ये नहीं है जी कि पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है 6 मंथली और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, आगे साल बाद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या मंथली इंफॉर्मेशन आ रही है फिर 6 महीने के साथ आप जो है ले रहे हैं, नहीं मंथली तो फिर कंसिस्टेंटली मंथली इंफॉर्मेशन आपके पास आए। अगर 6 मंथली है तो 6 मंथली आएगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली आएगा, अगर ईयरली है तो ईयरली आए एंड सो ऑन। आई होप एक अच्छी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन ही आपके अच्छे डिसीजंस में हेल्प आउट करती है, तो इसको आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या एक इंपॉर्टेंट जो हमारी अप्रोच आती है दैट इज सेंटर्स। अगर इनको हम कॉस्ट सेंटर्स का वर्ड आपने सुना होगा, रेवेन्यू सेंटर्स हैं और प्रॉफिट सेंटर्स हैं। तो व्हाट इज द कॉस्ट सेंटर्स? कॉस्ट सेंटर इज बेसिकली लॉजिकल ग्रुपिंग, यहाँ पे वर्ड देखिए लॉजिकल, इलॉजिकल ग्रुपिंग नहीं होगी, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ अ कॉस्ट to ascertain the whole cost and its behavior in a center for better control। जरा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे एक बिजनेस की टोटल कॉस्ट आ रही है 1 मिलियन रुपीस पर मंथ, अज्यूमिंग एक पीरियड भी हमने डिसाइड कर लिया, टाइम 1 मिलियन रुपीस पर मंथ ऑन एवरेज कॉस्ट आ रही है। अब हमने ये देखना है कि भाई ये कॉस्ट किस यूनिट के ऊपर कितनी आ रही है, तो हम क्या करते हैं टोटल बिजनेस को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये यूनिट जो है ये प्रोडक्ट लाइन बेसिस हो सकते हैं, लोकेशन बेस हो सकते हैं, मतलब कि आपका केपीके का इलाका प्रोविंशियल से फॉर एग्जांपल लोकेशन आपने कर दिया, आपका पंजाब का इलाका, आपका सिंध का, आपका बलूचिस्तान का, आपका गिलगित बल्तिस्तान का, आपका फेडरल एरिया। प्रोडक्ट लाइन में आप कह सकते हैं जी कि हमारे फला प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट फला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। और डिपार्टमेंट वाइज में आप कह सकते हैं जी फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए लॉजिकल आपने ग्रुपिंग करनी है, अगर डिपार्टमेंट वाइज करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट में फर्दर जो है वो आप उसको जो है, हाँ ऐसा हो सकता है कि जी आपके केपीके के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट में ग्रुपिंग कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से आप फाइनेंस को करें और उधर से आप केपीके की जो है वो ले रहे हो कॉस्ट ले रहे हो या उस पर कंपेयर, फिर फाइनेंस को केपीके के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फाइनेंस को आप जो है वो एडमिन के साथ कंपेयर करेंगे, मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आ रही है, एडमिन डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर हमारी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये कॉस्ट सेंटर्स हैं। हम क्या करते हैं टोटल कॉस्ट 1 मिलियन रुपीस को फर्दर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके हम ये देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, तो या किस लोकेशन में कितनी कॉस्ट आ रही है या किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, और फिर उसकी अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट सेंटर्स रेवेन्यू सेंटर्स को असेस करते हुए उसके हम जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। रेवेन्यू सेंटर्स भी क्या है, ये स्मॉलर यूनिट और कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस अर्निंग रेवेन्यूज है, वो कॉस्ट सेंटर्स था तो यहाँ पे रेवेन्यू सेंटर्स हैं कि जी जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं रेवेन्यूज के हवाले से, जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी सेल्स रेवेन्यू आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए की कितनी आ रही है, बी की कितनी। अब कॉस्ट सेंटर में तो हम डिपार्टमेंट्स को कर सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट रेवेन्यू सेंटर्स नहीं हो सकते। ये जिस तरह लॉजिकल की बात हुई तो लॉजिकल नहीं बनता, ये इलॉजिकल है ये।
क्यों कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बेचारे ने क्या कॉस्ट आपको, सॉरी, रेवेन्यू अर्न करके देना, वो तो आपको सर्विस ही देगा ना। आप किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उसके ऊपर यस लॉजिकल है जी, प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी कॉस्ट आ रही है या नहीं आ रही, और सॉरी रेवेन्यू उससे अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी। फिर आप जियोग्राफिकल लोकेशंस में आप कर सकते हैं यस, कि जी आपके केपीके में कितना आ रहा है, आपके इस्लामाबाद से कितना रेवेन्यू आ रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं, आप डिवीजन वाइज कर सकते हैं, प्रोविंशियल वाइज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि आप केपीके को कंपेयर कर रहे हो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, नहीं। अब प्रोविंस का करना तो फिर प्रोविंशियल करना, फिर लॉजिकल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपके रेवेन्यू सेंटर्स की। अब कॉस्ट और रेवेन्यूज मिलके एक प्रॉफिट सेंटर बनते हैं, ये लिटिल बिट हायर लेवल है। कॉस्ट और रेवेन्यूज का जो है उनको दोनों को मैनेज करके आप एक प्रॉफिट सेंटर बना देते हैं कि भाई आपने टोटल रेवेन्यूज जितने मर्जी करें, आप कॉस्ट जितनी मर्जी अर्न करें, आपकी अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, केपीके के अंदर कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है जी कि एक कॉस्ट सेंटर जो है वो कह रहा है जी हमने तो कॉस्ट कंट्रोल कर ली, लेकिन रेवेन्यू सेंटर जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसी केपीके के अंदर उन्होंने प्राइसेस इतनी कम रखी कि रेवेन्यू कम हुआ, कॉस्ट तो जो है वो कंट्रोल हुई, लेकिन रेवेन्यू इतना कम हुआ कि अल्टीमेटली वो अगर सिंध के साथ कंपेयर किया जाए तो सिंध ने कॉस्ट तो ज़्यादा की, लेकिन उन्होंने अकॉर्डिंगली प्राइसेस भी इतनी हाई रखी अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में चला गया। तो कॉस्ट को रेवेन्यूज के साथ कंपेयर करना, कॉस्ट को सेपरेटली कंपेयर करना, और इसी तरह फिर अल्टीमेटली इनकी दोनों को आपस में कंपेयर करके रेवेन्यूज को सेपरेटली भी कंपेयर करें, कॉस्ट को सेपरेटली भी कंपेयर करें, फिर प्रॉफिट्स जो है कॉस्ट और रेवेन्यूज को जब आपस में कंपेयर करें तो प्रॉफिट सेंटर्स भी बन जाता है। तो आई होप सेंटर्स के लिए ये हम लोग इसीलिए करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि इससे जो है वो फर्दर जो है कंट्रोल्स भी आए कि भाई किस जगह पे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और डिसीजन मेकिंग में भी ये बड़े हेल्पफुल होते हैं ये सेंटर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, इसके बड़े इश्यूज आते हैं। मूव करते हैं जी अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ आज की, मैंने आपका आज टाइम ज़्यादा ले लिया। दैट इज बड़ा एक कंफ्यूजन सी रहती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई मैं यहाँ पर एक बात करता होता हूँ हमेशा, आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के हवाले से कि द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कुछ कहते हैं ये फाइनेंशियल पर्सन या फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो, या फाइनेंस अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले लोग हैं उनका रोल जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वाइस वर्सा सिचुएशन कहते हैं। दोनों का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एफएससीज को देखना चाहते हो आप लोग, और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसका रोल रिस्ट्रिक्टेड है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं बड़ा इसको एक फाइनेंस टर्म्स में कहूँगा रुपयों के हवाले से। तो देखें, कभी ऐसा हुआ कि 100 रुपये की सेल प्राइस है तो उसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपये आ रही हो, 30 रुपये आ रही हो, बहुत कम ऐसा होता है। नॉर्मली मोर देन 50-60%, मतलब 70% जो है वो कॉस्ट में चला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है, और रिमेनिंग जो है 30-40% जो है वो उसमें आ जाता है आपकी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में। और अल्टीमेटली जब आप उसमें से जो है सेलिंग कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट निकालते हैं तो प्रॉफिट जो है वो किसी भी बिजनेस का जो है नेट प्रॉफिट्स की बात हो रही है, वो 10-20%, 30% बड़ा अच्छा प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। 50% प्रॉफिट तो बहुत ही कम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो। अब आप देखें कि कॉस्ट 100 रुपये में से अगर आप कॉस्ट कंट्रोलिंग के बिजनेस को देखें, कॉस्ट कंट्रोलिंग की जॉब को देखें, तो आपका 70-80% जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है। दे डील्स विद द 70-80% ऑफ द टोटल कैश आउटले ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कहीं बात लिखी हुई नहीं है, ये जस्ट आप लोगों का एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। खैर, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक चीज
मैं बताना भूल गया, और फिर इसको मैं ये जो आपके सामने स्लाइड्स डिस्प्लेड है इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन या डाटा बल्कि कहना चाहिए डाटा प्रोवाइड करती है टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू टेक द डिसीजंस या टू यू कहें कि ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। खैर ये जो आपके पास 10 पॉइंट्स हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपको फर्दर जो है वो आसानी आपके लिए पैदा करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और को का सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दैट बेसिकली क्रिएट्स वैल्यू फॉर बिजनेस, व्हेयरएज फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर्स द वैल्यू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने जिस तरह कहा कि शेयर होल्डर्स वर्थ को, शुरू की पहली स्लाइड को अगर आप जो है वो मेरी वीडियो को रिवर्स करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। शेयर होल्डर्स वर्थ या ऑनर्स के वर्थ या बिजनेस की वर्थ को बढ़ाता है, वैल्यू को बढ़ाता है और उस वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम करता है। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। वेयरएज जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स होते हैं दे आर जस्ट कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, फाइनेंशियल फिगर्स, कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना उसको तकलीफ होती है जब लॉसेस होते हैं। उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वर्थ एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप इट्स क्लियर। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है दैट इज बेसिकली यूज फॉर इनसाइडर्स, यानी कि जो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आउटसाइडर्स की डिसीजन मेकिंग के लिए है। मतलब टैक्स वाले हैं, उन्होंने डिसीजन करना है कि इनके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए। इन्वेस्टर्स ने जो शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि हम इसके अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। क्रेडिटर्स ने डिसीजन करना होता है इनको उधार दें या नहीं दें। तो ये आउटसाइडर्स के डिसीजन के लिए ज्यादा यूजफुल होती है एज कम्पेयर टू इनसाइडर्स डिसीजन। इनसाइडर्स जो मैनेजमेंट है या ऑनर्स हैं उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिसीजन जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा हेल्पिंग हैंड के तौर पे रोल प्ले करती है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैं यूं कहूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्लान्स एंड कंट्रोल को मैंने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड्स में कि प्लान्स लॉन्ग टर्म होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं और जब प्लान्स बन जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल डाटा के साथ जो है वो लिंक कर होती है, उसका एसेट प्लान्स और कंट्रोल के साथ जो है कोई खास लिंक नहीं होता। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द रेलेवेंस। मैंने आपको रिलायबिलिटी और रेलेवेंस का प्रिसाइजनेस की बात बता दी। जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी होगी वो रिलायबल तो होगी, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन फ्यूचरिस्टिक होगी इतनी रेलेवेंट होगी। फ्यूचर के साथ जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लिंक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पास्ट के साथ लिंक है, वो बेसिकली रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम अजम्पशंस को लेते हैं, हम मफरूज़ों के ऊपर चलते हैं कि अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी, अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर कैसे डिसीजन लेना है, इफ एंड बट्स आते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होती है। यूं कहें कि फैक्ट्स के ऊपर होती है, फिगर्स तो दोनों में होती है लेकिन वो फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा मतलब जो बेस कर रही होती है। नेक्स्ट अगर एक और डिफरेंशिएशन देखें बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटेल्ड एंड सेगमेंटल। कॉस्ट सेंटर्स बनते हैं तो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ये जरा डिटेल्ड होती है, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समराइज्ड होती है, ये कंप्रेस्ड शेप में होती है। क्या होते हैं आपके पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस होता है मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिटेल। यहाँ पे तो आपको एक प्रोडक्ट लेनी है, उस प्रोडक्ट की फर्दर सब डिवीजन करनी है, उसको आपने प्रोडक्ट वाइज लेना है, एरिया वाइज या जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज लेना है, फिर उसको डिपार्टमेंट वाइज भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर बड़ा गहराई में आप जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पर मिल सकती है और जितना आप उसमें जो है वो एफर्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है that is basically prepared as and when required by the management of the organization.
वेयरएज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आमतौर पे एज एंड व्हेन की बेसिस पे नहीं होती, ये एक पीरियोडिकल इंटरवल्स होते हैं। आमतौर पे एनुअल अकाउंट्स आपके लाजमी बनाने होते हैं और उनका जो है एक इंटरवल जो है वो नोन होता है। आमतौर पे अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। ठीक है जी। समटाइम्स आपको क्वार्टरली अकाउंट्स या 6 मंथली अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो तो देखती है भाई जान, जिस वक्त कोई डिसीजन लेना है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स आ जाते हैं। मेक और बाई का आपको बताया, एक प्रोडक्ट को आपने जो है फर्दर यूज करना है तो ऑपरेशन में रखना है एक एसेट को या मशीनरी को, या इसको डिसकंटिन्यू कर देना है, तो ये किसी वक्त भी आ सकता है। फिर आपने जो है वो इन हाउस किसी मतलब जो कॉस्ट को इंकर करना है या इसको आउटसोर्स करना है। तो इस तरह के जो डिसीजन होते हैं इसके कोई पीरियड के साथ लिंक नहीं होता, टाइम के साथ लिंक नहीं होता, ये जब जिस वक्त डिसीजन लेने होते हैं उस वक्त जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल जो है वो एक्शन में आ जाते हैं, ये यूज में आ जाते हैं आपके। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपके पास कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोई रिक्वायरमेंट्स जो है ऐसा नहीं होती। आपके पास जो है वो एक कास्ट अकाउंटिंग टूल्स होते हैं, आप देखते हो जी कि मतलब जो सेगमेंटल टूल्स होते हैं, सेंटर्स के होते हैं, कास्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स और रेवेन्यू सेंटर्स, और इस तरह जो है वो आप अकॉर्डिंगली डिसीजंस करते हैं, यूनिट लेवल पे जाके उसको फिर क्लब करते हैं और उस पर कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर्ली आपके पास आईएएस आईएफआरएस मौजूद है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो 12 बता दिया कि ये मैनेजमेंट पर्पज के लिए होती है और रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है। मतलब कहीं पे कास्ट अकाउंटिंग टूल्स या कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी अभी आ गई है, जिस तरह कि शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह के लिए कुछ कास्ट अकाउंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट डाल दी है रेगुलेटर्स ने। और जो मोस्टली जो है रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंट्स की प्रिपरेशन नहीं होती, कास्ट अकाउंटिंग डाटा की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेयर एज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये तो आपको एफबीआर वाला भी कहता है भाई बनाओ, हमें अपनी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। एससीसीपी वाले भी कहते हैं जी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पीरियडिकली सबमिट करवाएं। फिर इसके अलावा और बहुत से रेगुलेटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपसे मांगते हैं। कहीं पे आपने कोई बिजनेस में कोई कोटेशन देनी है, कोई मतलब जो है वो किसी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट्स जो है वो नहीं मानते कि आप इंटरनल रिपोर्ट्स अपनी दें। इंटरनल रिपोर्ट्स जो है वो इंटरनल यूज की होती है, मैनेजमेंट के यूज के लिए होती है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उसका जो फाइनेंशियल विज़ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें यूज होती हैं। मतलब नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल दें तो आपको लाइक फॉर एग्जांपल अगर रीसेंट एग्जांपल दें तो आपने सिर्फ फिगर्स के ऊपर नहीं जाना, आपने फैक्ट्स के ऊपर भी जाना है। फैक्ट्स में आपने ये भी देखना है जी कि भाई कोविड-19 आ गया तो आपकी सेल्स से कैसे इफेक्ट होगी। फिर आपकी जो है वो फला कंपटीटर आ रहा है तो आपकी सेल्स कैसे इफेक्ट होगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है तो उससे आपका बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप जब भी कोई रिपोर्ट बनाएंगे मैनेजमेंट अकाउंट्स में तो आप एक बात जो है वो जरूर लिखेंगे कि ये जो फिगर्स हैं इसके साथ साथ फैक्ट्स को मद्देनजर रखा जाए, ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखा जाए, और मेरा ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे मतलब ये डाटा प्रोवाइडेड है इसकी बेस पे ही ना डिसीजन ले लिया जाए, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखा जाए। Whereas फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ जो है उसका ज्यादा एम्फेसिस होता है उसके ऊपर और लेस एम्फेसिस होता है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसका कि कोई आपकी जो कंटीजेंसीज होती हैं, कंटीजेंट इंफॉर्मेशन होती है, कहीं पे आपकी लिटिगेशन वगैरह चल रही है तो वो नोट्स टू द अकाउंट्स में आपको बतानी पड़ती है, ये डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है कोई ऐसा जो है वो या फिर आपका जो बिजनेस डिसकंटिन्यूशन हो रही होती है तो वहाँ पर आपको जो है गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तो आपने वहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है नोट्स टू द अकाउंट्स में। आईएएस आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा जो है वो इनका बेसिकली जो मोस्टली यूँ कहें कि एम्फेसिस होता है दैट इज़ ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट जो मैंने ये तरतीब दिया ये कहीं पे किताबों में शायद आपको मिल जाए, स्कैटर्ड डाटा होगा, मिल तो जाएगा, ये तो नहीं कहना चाहिए मिलेगा नहीं,
लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफरेंशिएट किया गया। खैर जो मेरी स्लाइड है इसमें लास्ट जो पॉइंट मैंने बनाया आप लोगों के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, बेसिक ये पर्पस जो है ये कोई रटा नहीं है, ये कोई एग्जाम क्वेश्चन भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम क्वेश्चन हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम क्वेश्चन हो, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लास्ट पॉइंट क्या था जी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये एजम्पशंस बेसिस पे होती है, वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है फैक्ट्स की बेसिस पे होती है। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होती है तो हम पास के डाटा को लेके फ्यूचर को जो है वो अज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर पास्ट में ये सेल्स थी, पास्ट में इतनी कॉस्ट आई, पास्ट में फलां जगह पे ये इवेंट अकर हुआ, या पास्ट में इस तरह की जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है हमें मिली, तो फ्यूचर में इसको अज्यूम कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी इतनी ही सेल्स फलां एरिया में होगी, या उस एरिया में फलां नई डेवलपमेंट हुई है, फलां एरिया जो है उसकी आबादी बढ़ गई है से फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये अजम्पशन बेस पे होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपकी जो अजम्पशन है वो 100% एक्यूरेट हों, लेकिन आपको एफर्ट करनी होती है, कोशिश करनी होती है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लें ताकि आपके अजम्पशन जो है वो प्रॉपर हो, सो दैट कि आप प्रॉपर जो है डिसीजन ले सकें या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली उसका डिसीजन ले सके। वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको बताया वो फैक्ट्स के ऊपर उसके फिगर्स बेस कर रही होती है, वो हकीकी तौर पे होती है। तो खैर यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इश्यूज को लेके चलेंगे जी। यहाँ पे सम अप करते हैं आज की क्लास को। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजेरियल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, और इसके हवाले से जो इश्यूज आ सकते हैं आपको फ्यूचर में ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास को, आज के इस लेक्चर या सेशन को जो है वो क्लोज करेंगे, सम अप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।